अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया गुणा संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। अब आपको जो अच्छा लगे उसका प्रयोग करते हुए आपको मान निकालना है। पहला में आ जाओ। अब इसको अगर हम लोग गुना करते हैं, अब एक चीज बताओ, इसको क्या करें? 5 इसको आप ऐसे पहले लिख लेंगे +20 और गुना -5, इसको एक साथ कर लिए। ओके, इसको एक साथ कर लिए और -67 को अभी बाहर रहने देते हैं। गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ जाएगा 20 × 5। ओके, और ये कितना आ जाएगा -67, तो माइनस कितना आ जाएगा 20 × 5 = 100 और गुने कितना आ जाएगा -67। और आपको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाए तो चिन्ह धनात्मक होगा, तो धनात्मक चिन्ह आ जाएगा। और 67 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6700 आ जाएगा। या तो इसको आप +6700 लिख लो या डायरेक्ट 6700 लिख लो, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया 6 × -33, 6 × -33 और 35 × 6। अब आप एक चीज देखो कि 6 दोनों के पास है, 6 यहां भी 6 यहां भी। वितरण नियम आपको पता होगा, बताए थे। अब 6 अगर यहां पे है तो 6 को आप बाहर कर लो, इसके पास कितना बचेगा -33 बचेगा, इसके पास कितना बचेगा 35 बचेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 35 और -33, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 को 2 से गुना करने पे कितना आएगा 12, तो 12 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप गौर से देखो, -91 यहां भी, -91 यहां भी, अब -91 उभयनिष्ठ है, इसको हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब इसके पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 83 और इसके पास कितना बचेगा 17 बचेगा प्लस का। ओके, बातें समझ में आ रही है? अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -91 और गुने 83 में 17 को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, 100 आ गया। अब आपको पता है कि 100 धनात्मक है और 91 ऋणात्मक है। अब इसका मतलब एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं, चिन्ह हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। यहां से ऋणात्मक आ गया और 91 को 100 से गुना कर लो, और 91 को 100 से गुना करने पे कितना आएगा 9100, तो -9100 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। -37 है, ठीक है, -37 है, +3 करें, वैसे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, यहां पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। अब इस दोनों को गुना कर लो, या नहीं तो 25 को और 40 को एक साथ रखो। अगर इसको एक साथ कर लें +40 और गुना कर लेते हैं -25 के साथ पहले, और फिर उसको गुना करेंगे -37 से, कुछ आसान बन सकता है काम। यहां पे देखो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, चिन्ह हमेशा ऋणात्मक आएगा, संख्या को गुना कर लो 40 को 25 के साथ, और गुने कितना आ जाएगा -37। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे -25 चौका कितना आ जाएगा 100, और 10 पहले से है तो 10 लगा दो 1000 आएगा, अर्थात 25 को 40 से गुना करने पे 1000 आएगा, और गुने कितना आ जाएगा तो -37। और आपको यह पता है कि दो ऋणात्मक चिन्ह है, अगर गुना होगा तो धनात्मक आ जाएगा, और यहां से 1000 को गुना करेंगे 37 के साथ, ये आ जाएगा प्लस का कितना 37000। या तो प्लस का 37000 लिख लो, या डायरेक्ट इसको आप 37000 कह सकते हो, ये सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब है 97 × 13। अब 97 × 13 है, इसको हल करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, वितरण नियम यूज कर सकते हैं। अब 97 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 13 को अगर 10 जोड़ 3 लिख दिया जाए, आपको कोई समस्या? लिखा जा सकता है 13 को 10 जोड़ 3, क्योंकि 10 जोड़ 3 बराबर 13 होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन यूज करते हैं, यहां से कितना आ जाएगा 97 × 10 अजोड़ 97 × 3। अगर 97 को 10 से गुना करेंगे 970 आ जाएगा, 97 को 3 से गुना करेंगे 7 या 21 का 1 कैरी 2, 9 या 27 और 2 29, जोड़ लो 1 आ जाएगा। 9 7 16 का 6 कैरी 1,
9 2 11 1 12, यहां से कितना मिल गया आपको 1261 मिल गया। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे प्लस 52 को गुना करना है प्लस 99 के साथ। अब बताओ यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अगर 99 को हम 100 माइनस 1 लिखें, 100 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 99 होता है। इसका मतलब अगर 99 के स्थान पे प्लस 52 है तो इसको डायरेक्ट 52 लिख सकते हैं, और 99 को 100 माइनस 1 कर लो। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले 52 को 100 से गुना करेंगे, माइनस 52 को फिर 1 से गुना करो, 52 को 100 से गुना करेंगे तो 5200, 52 को 1 से गुना करेंगे तो 52, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, अर्थात 5148 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 5148 लिख लो या प्लस 5148 लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, हमें यह बताओ कि पहले तो चिन्ह को आपको चिन्ह का गुना समझना पड़ेगा, इसके बाद नंबर्स का गुना समझना। पहले यहां प्लस का चिन्ह और यहां माइनस का चिन्ह। हमें यह बताओ कि प्लस के चिन्ह को मतलब एक धनात्मक संख्या को जब एक ऋणात्मक संख्या से गुना किया जाता है, इसके बाद परिणाम एक ऋणात्मक संख्या आता है। इसका मतलब यह श्योर है कि यहां पे चिन्ह के स्थान पे एक ऋणात्मक आएगा। ओके, अब 64 को कितना से गुना करने पे 128, तो अगर आप 64 को 2 से गुना करोगे तो 128 आ जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर -2 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताओ 49 को किस संख्या से, खाली स्थान गुने 49 बराबर 49 सॉरी, हमें यह बताओ कि 49 को कौन सी संख्या से गुना करने पे 49 ही आए। हमने आपको क्या बताया था, एकलौता एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को गुना करने पे परिणाम वही संख्या आएगा। इसका मतलब अगर 49 को 1 से गुना किया जाए तो ये क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलो देखो, -84 है गुने +12 है और 0 है। अब बोलोगे सर जी ये कैसे होगा, ये तो कुछ दिमाग काम नहीं करेगा। करेगा दिमाग काम। कैसे? आपको ये पता है कि -84 से अगर 12 को गुना किया जाए तो बहुत बड़ा संख्या आने वाला है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया, परिणाम 0 के बराबर लाके रख दिया। कैसे किया होगा? अब जरा दिमाग लगाओ। हमने आपको क्या बताया था, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो वो परिणाम 0 आ जाता है, गुणनफल 0 आ जाता है। इसका मतलब इतना बड़ा बड़ा नंबर से डरने की कोई बात नहीं, बस एक 0 लगा दो ना। 0 अगर हम लगा दिए इसका मतलब ये सारा का सारा गुणनफल कितना हो गया, 0 के बराबर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कहा गया कि -2 को लगातार 5 बार गुना कीजिए। क्या करना है, तो -2 को लगातार 5 बार, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यहां पे एक और नया कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। अब माइनस को गिन लो। आपको याद रखना है कि माइनस अगर विषम बार आए तो इसका मतलब माइनस का ही चिन्ह होगा, और माइनस अगर सम बार आए तो वो प्लस बन जाएगा। अब देखो कितना बार माइनस है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 क्या हुआ, विषम। इसका मतलब माइनस यहां पे विषम बार आया है। माइनस अगर विषम बार आया है तो ये माइनस ही होगा। संख्या में गुना कर लो तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहां से -32 आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन में एक अगर कहता 6 बार गुना किया जाता है -2 को, क्या आ जाता, तो प्लस का 64 आता, क्योंकि वहां पे 6 बार, 6 कहने का मतलब क्या आ जाता, वहां पे सम बार माइनस आ जाता, इसका मतलब वो प्लस हो जाता। अगर ये बातें याद नहीं रहेगी तो कैसे याद करोगे? यहां पे देखो, माइनस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस आएगा, प्लस माइनस फिर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस को माइनस से गुना किए माइनस आएगा, -32 ऐसे भी आ गया। अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि +8 को लगातार 3 बार गुना करें। इसका मतलब +8 गुना +8 और गुना +8, इसको क्या करना है, 3 बार गुना करना है। तो यहां से प्लस का चिन्ह बाहर में रहेगा और ये कितना होगा, 8 गुने 8 गुने 8। अब 8 को 8 से गुना करेंगे 64, और 64 को 8 से गुना करेंगे 512। यहां से आपको आ गया प्लस का 512, या इसको आप डायरेक्ट चाहो तो 512 भी लिख सकते हो। ओके,
चूंकि अब बोलोगे सर प्लस का चिन्ह क्यों लिए, हमें पता है कि दो धनात्मक पूर्णांक को गुना करने पे चिन्ह हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए तीन धनात्मक पूर्णांक है तो चिन्ह भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -1 को लगातार 6 बार गुना कीजिए। कितना बार? 6 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। -1 को कितना बार? 6 बार। हमने आपको क्या बताया कि माइनस अगर विषम बार हो तो वो माइनस ही रहेगा, माइनस अगर सम बार हो तो वो प्लस हो जाएगा। अब बताओ कि 6 बार है, 6 विषम है या सम है? अब बोलोगे सर जी सम है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। और आपको पता है कितना आ जाएगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 1 2 3 4 5 और गुने 1, 6 बार। यहां से कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 आ जाएगा, या इसको आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 को कितना बार भी गुना किया जाए तो 1 ही आएगा। अगर किसी को ये सम बार विषम बार याद ना रहे तो क्या करेगा? आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया। चिन्ह याद रखो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, गुना सारणी को क्या करना है? पूरा करना है। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि चिन्ह का गुना कैसे करते हैं। आपको पता है कि धनात्मक और एक ऋणात्मक को अगर गुना करेंगे तो हमेशा एक ऋणात्मक होगा, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो भी चिन्ह ऋणात्मक होगा, दो धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा, और दो ऋणात्मक चिन्ह को अगर गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा एक धनात्मक होगा। ओके, अब यहां से आ जाते हैं। चलो देखो, आपको पता है कि किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुना करने पे परिणाम 0 के बराबर आता है। तो -2 को यहां पे 0 से गुना करेंगे, 0 आएगा। -4 को 0 से गुना करेंगे, 0 आएगा। -1 को 0 से गुना करेंगे, 0 आएगा। ओके, अब आप 5 को और -2 को गुना कर लो। 5 क्या है? धनात्मक, -2 क्या है? ऋणात्मक। आपको पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को गुना किया जाए तो चिन्ह एक ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब आप 5 को 2 से गुना कर लो, 5 दूना 10 आ जाएगा। ओके, यहां पे आ जाओ। +4 को गुना करना है +5 के साथ। दो धनात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं, चिन्ह हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। इसका मतलब अगर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 5 चौका 20, ये 20 आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब इसमें आ जाओ। अब एक नेगेटिव, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। आपको पता है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को अगर गुना किया जाए तो चिन्ह हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक का होगा। यहां से चिन्ह ऋणात्मक होगा तो पहले चिन्ह ऋणात्मक का लगा लो। अब 5 को 1 से गुना करने पे कितना आएगा? 5, 5 सही उत्तर आ जाएगा। अब देखो, -2 को गुना करना है -3 के साथ। -2 ऋणात्मक पूर्णांक, -3 ऋणात्मक पूर्णांक, दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ओके, इसका मतलब -2 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। ऐसे ही 4 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। -3 क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक। और आपको पता है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किया जाए तो गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। यहां पे माइनस कर लो और 4 को 3 से गुना करने पे 12 आएगा, ये 12 आ गया। ओके, अब आपको -1 से -3 को गुना करना है। -1 मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, -3 मतलब ऋणात्मक पूर्णांक, और दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पे हमेशा गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। इसका मतलब -1 और -3 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो यहां पे ऊपर में 0 1 2 3 दिया गया, नीचे में -1 -3 -2 -1 और 0, इसको गुना करना है। कैसे करेंगे गुना, यहां समझते हैं। सबसे पहले देखो आप कि अगर 0 को -3 से गुना करोगे, हमें पता है कि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाए गुणनफल 0 होता है। इसका मतलब 0 को -3 से गुना करने पे ये 0 आ जाएगा, 0 से -2 को गुना करने पे 0 आ जाएगा, 0 से -1 को गुना करने पे 0 आ जाएगा, और 0 से 0 को गुना करने पे 0 आ जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से पहले इसको भर लो।
जीरो को 1 से गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा। जीरो को 2 से गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा। और जीरो को 3 से गुना करेंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं। -3 से जीरो को गुना किए, जीरो आया। -3 से 1 को गुना करो। -3 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे, चिन्ह एक ऋणात्मक पूर्णांक का आएगा, चिन्ह ऋणात्मक आ गया। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात -3। अब चलो, -3 को 2 से गुना करना है। -3 क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक। और 2 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक। यहां से आ जाएगा -3 दूना 6। यहां पे देखो -3 ये ऋणात्मक पूर्णांक, +3 ये एक धनात्मक पूर्णांक, और ये कितना आ जाएगा? -3 तिया 9 आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर आप देखोगे तो -2 को 0 से गुना किए, 0 आ गया। -2 को 1 से गुना किए तो -2 आ गया। -2 को 2 से गुना करेंगे, -4 आ जाएगा। -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पे चिन्ह हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। यहां पे देखो, 2 को -1 से किए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, चिन्ह ऋणात्मक, 2 एकम 2। फिर 2 धनात्मक और -2 ऋणात्मक, तो धनात्मक ऋणात्मक का गुना ऋणात्मक, तो 2 दूना 4। फिर 3 धनात्मक और -2 ऋणात्मक गुना किए तो 3 दूना 6, तो -6। अब आगे बढ़ते हैं। 1 और -1 को गुना करना है। गुना अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 क्या है? धनात्मक है। -1 क्या है? ऋणात्मक है। तो 1 धनात्मक 1 ऋणात्मक, चिन्ह ऋणात्मक आएगा, 1 एकम 1 आ गया। 2 को -1 से गुना करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि गुना के नियमों के आधार पर रिक्त स्थानों को भरिए। अब गुना के नियम के बेस पे आपको भरना है। अब यहां से देखो, -31 + 4, यहां पे +4 है, इस तरफ कितना आएगा? तो -31। और ये नियम क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ओके, क्योंकि देखो यहां पे +4 था, यहां भी +4 आ गया। यहां पे -31 था तो उस तरफ -31 कर दिए। अब इसमें आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। अब एक चीज गौर से देखो, +12 यहां भी, +12 यहां भी, -3 यहां भी, -3 यहां भी। 3 पूर्णांक में 2 पूर्णांक इस तरफ दिख रहा है, 1 पूर्णांक नहीं दिख रहा है। ये क्या है? इस तरफ +72 है, तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाना चाहिए? इस तरफ +72 आ जाना चाहिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहां गौर से देखो, -21 यहां भी, -21 यहां भी। यहां पे ध्यान देना है। ये क्या करना है? ये वितरण तो है लेकिन एडिशन के साथ है, मतलब जोड़ के साथ है। अब यहां पे -17 ले लो आप। अगर इस तरफ हम -17 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? -17 और गुने -21 और -17 और जोड़ +4। बोलोगे सर जी ये कैसे? हमने आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है और ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या है, ब्रैकेट जब खोलते हैं तो पहले इस दोनों का गुना हो जाता है, इसीलिए -17 गुने -21 लिखा गया। इसके बाद फिर इस दोनों का गुना हो जाता है। इसका मतलब यहां पे +17 और गुने 4 दिखाई दे रहा है। बातें समझ में आ रही है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पूर्णांकों में भाग की संक्रिया। अब देखो, पूर्णांकों में भाग की संक्रिया के लिए कुछ नियम है जिसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नियम यह कहता है कि अगर अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो भी भागफल क्या आ जाएगा? धनात्मक आएगा। दूसरा नियम यह कहता है कि अगर अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो भी भागफल क्या होगा? धनात्मक आएगा। तीसरा नियम यह कहता है कि 0 को अगर किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाए तो हमेशा परिणाम 0 आएगा। ओके। और चौथा नियम यह कहता है कि किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक को 0 से भाग दिया जाए तो परिणाम हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, जिसको हम लोग कहेंगे अपरिभाषित। इसका मतलब चौथा नियम ध्यान से आपको रख देना है कि किसी भी संख्या को आप 0 से भाग नहीं कर सकते। अगर 0 से भाग करोगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे। चारों नियम समझ में आ गया।
पहला नियम एक बार रिपीट कर लेते हैं। अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो भी भागफल धनात्मक होगा, अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो तो भी भागफल धनात्मक होगा। अब दूसरा नियम आपको यह बताए कि अंश अगर धनात्मक हो, हर अगर ऋणात्मक हो तो हमेशा भागफल ऋणात्मक होगा। तीसरा नियम और एक और नियम बताए, यदि अंश और हर में दोनों में साइन चेंज है, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, इसका मतलब भागफल हमेशा ऋणात्मक आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। साधित प्रश्न। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात करिए। अब भागफल ज्ञात करना है तो अब आपको यह पता है कि 32 को भाग करना है कितना से, तो -8 से। आपको इतना पता होगा कि अंश और हर दोनों का क्या है, अलग अलग चिन्ह है, और अलग अलग चिन्ह है तो निश्चित तौर पे भागफल क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। चलो ऋणात्मक आ गया। अब 8 से भागा कर लो 32 को। 8 से भागा करेंगे तो 8 चौका कितना आ जाएगा, 32। तो ये कट गया, ये कट गया, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, अब यहां से आ जाओ। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -250 और भाग करना है 50 से। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। हमने क्या बताया था कि अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो भागफल हमेशा ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक आ जाएगा। अब आप 50 से भाग कर लो 250 को। 50 से भाग किसको करना है, 250 को। तो 25 25, ये कितना आ जाएगा, 250 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अर्थात यहां से कितना मिल गया, तो -50 पंचे आ जाएगा 250, -5 सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमने क्या बताया था कि किसी भी संख्या को, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, 0 से भाग करने पर हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, 0 से अगर भाग करेंगे क्या बताया था, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो अपरिभाषित। अपरिभाषित। या अगर यहां पे आपसे ये क्वेश्चन में रहता कि 0 को भाग करना है -12 से, अगर 0 को भाग करना होता -12 से तो यहां से क्या आ जाता, ये 0 आ जाता। बातें समझ में आ गई। 0 को अगर -12 से भाग करना होता तो 0 आ जाता, लेकिन -12 को अगर 0 से भाग करना है तो ये क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, या किसी किसी बुक में इसको अर्थहीन भी कहा गया है। अर्थहीन कहा गया। कहीं कहीं आप इसे इनफाइनाइट भी देख सकते हो, कहीं कहीं से नॉट डिफाइन भी देख सकते हो। अब आगे चलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन सेम मिल गया। 0 को डिवाइड करना है, भाग करना है +4 के साथ। हमने आपको क्या बताया कि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग करते हैं तो हमेशा भागफल 0 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। अब इसमें देखो, -80 को भाग करना है -8 के साथ। इसका मतलब देखो, दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है। हमने आपको बताया था कि दोनों या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन दोनों हो तो हमेशा भागफल एक धनात्मक संख्या आएगा। चलो, भागफल अगर धनात्मक आएगा तो यह आ गया प्लस। अब आप 8 से भाग करो 80 को। अगर 8 से भाग करेंगे 80 को तो यह आ जाएगा 8 कम 8, कट जाएगा, 0 आएगा, यहां 0 आ जाएगा। 8 दहें कितना आ गया, 80। इसका मतलब +10, या इसको कह लो तो 10 आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, अब एक चीज देखो कि +26 को किस संख्या से भाग करने पे -13 आएगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। पहले आप चिन्ह को देखो, संख्या को भूल जाओ, पहले चिन्ह को देखो। यहां पे धनात्मक चिन्ह और यहां पे ऋणात्मक चिन्ह। हमने क्या बताया था कि अगर दोनों अगर सेम चिन्ह वाला होगा तब उसका चिन्ह भी समान आएगा, लेकिन दोनों का अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो चिन्ह भागफल का अलग आएगा। इसका मतलब देखो, ये अगर प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह होगा, तभी तो यहां माइनस का चिन्ह आया होगा। ओके, अब 26 को कितना से भाग करने पे, 2 से भाग करने पे आ जाएगा कितना, 13। तो इसका मतलब -2 से भाग किया गया होगा 26 को, तब परिणाम -13 आया होगा। अब यहां पे आ जाते हैं। यहां -4 है, इसका मतलब यह बात बिल्कुल फिक्स है कि यहां भी माइनस होगा तब यहां प्लस आया होगा, क्योंकि जब दोनों का चिन्ह समान हो तभी धनात्मक भागफल आता है। तो चलो, माइनस आया होगा। अब 4 कितना को 4 से भाग करने पे 32 आ जाएगा। तो अब 32 को 4 से गुना कर लो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब अगर 128 को -4 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का 32। ओके, बोलोगे सर जी आपको कैसे पता चला, तो इसको आप गुना कर लो 32 को 4 के साथ, तो यह आ जाएगा 128। अब आगे बढ़ते हैं। चलो,
-49 को भाग करना है -7 के साथ। इसका मतलब दोनों का चिन्ह कितना, एक जैसा चिन्ह, इसका मतलब भागफल धनात्मक होगा। बिल्कुल। अब 49 को भाग कर लो 7 से, तो 7 7 49 +7 इसका सही उत्तर होगा। अब आगे चलते हैं। चलो, स्मरण करने योग्य आवश्यक गणितीय तथ्य। पहला तथ्य यह कहता है कि दो धनात्मक या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक होता है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल धनात्मक होता है। हाँ, यहां पे योगफल ना होकर के भागफल होना चाहिए, यह गलत दिया हुआ है, बुक में भी गलत दिया गया है, यहां पे भागफल होना चाहिए। हमने आपको क्या बताया कि दो धनात्मक हो या दो ऋणात्मक पूर्णांक हो, अगर उसका भागफल निकालेंगे हमेशा धनात्मक होगा। इसके बाद एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का भागफल ऋणात्मक होगा, यह बता चुके हैं। और इसके बाद शून्य को एक शून्योत्तर पूर्णांक से भाग देने पर भागफल शून्य होगा, बता चुके हैं। और शून्य से किया गया भाग अर्थहीन होगा। शून्य से अगर किसी पूर्णांक को भाग करेंगे वो अर्थहीन होगा, अर्थात इनफाइनाइट हो जाएगा या अनडिफाइन हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नमाला 1C पे। 1C के पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में प्रत्येक का भागफल ज्ञात करिए। भागफल ज्ञात करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, तो उसके नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये हम नियम आपको बता चुके हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जब 16 को भाग करेंगे -4 से तो क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता है कि यहां पे दोनों क्या है, तो दोनों एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसका मतलब भागफल ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब 4 से भाग कर लो 16 को। अगर 4 से भाग करेंगे 16 को तो 4 चौका कितना आ जाएगा, 16। ये कट गया, यहां से आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, तो -4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, -16 को भाग करना है 4 के साथ, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो भागफल क्या होगा, ऋणात्मक, यहां से ऋणात्मक आ गया। अब 4 से भाग कर लो 16 को, 4 से भाग करेंगे 16 को तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी -4 आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, -16 को भाग करना है -4 के साथ। अब दोनों क्या है, दोनों ऋणात्मक है। हमने आपको यह बताया था, या तो दोनों ऋणात्मक हो या तो दोनों धनात्मक हो, भागफल हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब धनात्मक हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस आ जाएगा। और 16 को भाग करेंगे 4 से, 4 चौका 16, या तो +4 लिख लो या चाहो तो इसको डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 64 को भाग करना है -16 से, -16 से भाग करना है। अब गौर से देखो, 64 क्या है, धनात्मक, -16 क्या है, ऋणात्मक, अर्थात एक धनात्मक एक ऋणात्मक। इसका मतलब चिन्ह जो है वो हमेशा किसका आएगा, ऋणात्मक का आएगा। तो यहां से पहले ऋणात्मक का चिन्ह आ जाएगा। 16 से भाग कर लो 64 को, 16 से भाग करेंगे 64 को तो 16 चौका कितना आ जाएगा, 64। ये कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, तो ये आपको -4 सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। 180 को भाग करना है -9 के साथ, एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक। इसका मतलब क्या हुआ कि चिन्ह जो होगा भागफल में वो ऋणात्मक होगा। अब 180 को 9 से भाग कर लो, 180 को भाग करना है कितना के साथ, 9 के साथ। 9 दूना 18, कट गया 0 0, यहां से कितना आ गया, 20 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको करना है -24 को भाग -8 के साथ, और दोनों कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भागफल का चिन्ह धनात्मक होगा। ओके, अब 8 से भाग कर लो 24 को। अगर 8 से भाग करेंगे 24 को तो 8 3 का 24, भागफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो भागफल 3 आपका सही उत्तर आ जाएगा। +3 लिखो या 3 भी लिख सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 625 को भाग करना है -5 के साथ। 625 क्या है, धनात्मक, और एक -5 क्या है, ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक दो चिन्ह है, इसका मतलब चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा। अब 5 से भाग कर लो 625 को, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 2 आ जाएगा, 5 दूना 10, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा।
कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ गया -125। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -1600 को भाग करना है +8 के साथ। 1600 क्या है, ऋणात्मक है, 8 क्या है, धनात्मक है। अब आपको पता है कि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, इसका मतलब चिन्ह हमेशा ऋणात्मक का आएगा। ठीक है, अब 8 से भाग कर लो 1600 को। 8 दूना कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कट जाएगा, यहां पे 2 जीरो आएगा, इसको आप यहां पे रख लो। इसका मतलब ये कितना आ गया, 200 आ गया, और 200 किसका आएगा, तो ऋणात्मक 200 आएगा, अर्थात -200 सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो 1728 माइनस उसको भाग कर रहा है -1728 से। इसका मतलब क्या रहा, ये भी ऋणात्मक संख्या और ये भी ऋणात्मक संख्या, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये पता है कि दोनों अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो या दोनों अगर धनात्मक पूर्णांक हो तो हमेशा भागफल धनात्मक होता है, धनात्मक आ गया। और 1728 को 1728 से भाग करना है। किसी संख्या को अगर सेम संख्या से भाग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो +1 या 1 ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे देखो 496 को भाग करना है कितना, -496 से। सबसे पहले देखो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को भाग करते हैं, हमेशा भागफल एक ऋणात्मक संख्या आता है। इसका मतलब पहले तो आप इसको ऋणात्मक कर लो, ये आ गया माइनस। अब 496 और 496 समान है संख्या, अब भाग करने पे किसी संख्या को 1 आता है, 5 को 5 से भाग करेंगे 1, 4 को 4 से भाग करेंगे 1, ऐसे ही 496 को 496 से भाग करने पे 1 आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रिक्त स्थानों को भरिए। अब क्वेश्चन में आपको कहा गया कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे -12 से भाग करने पे 0 आ जाएगा, किससे 0 आ जाएगा। अब बताओ कोई संख्या तो नहीं हो सकती, इसका मतलब यह बिल्कुल फिक्स है कि यहां पे 0 रहा होगा, क्योंकि हमें यह पता है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करने पे भागफल 0 के समान आता है। इसका मतलब यहां पे अगर 0 को रख दिया जाए तब अगर -12 से भाग करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ओके, और 0 के अलावा अगर कोई और संख्या रखेंगे तो कभी भाग करने पे 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा। बातें समझ में आ रही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि +15 को कितना से भाग किया जाए जो -3 आ जाएगा, कितना से भाग किया जाए जो -3 आ जाएगा। सबसे पहले भाग से पहले चिन्ह के बारे में सोचो। यहां पे धनात्मक चिन्ह और फाइनल जो भागफल का चिन्ह है वो ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब यह पता चला कि यहां का चिन्ह ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 धनात्मक चिन्ह में भागफल धनात्मक का आता है, या 2 ऋणात्मक चिन्ह हो तो भी भागफल धनात्मक आता है। लेकिन अगर ऋणात्मक आ रहा है तो निश्चित तौर पे एक धनात्मक होगा तो दूसरा ऋणात्मक होगा, तभी भागफल का चिन्ह ऋणात्मक हो सकता है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हमको बताओ कि यहां पे कितना आ जाएगा, 15 को अगर 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, क्योंकि 5 या 15 होता है। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया, यहां से 3 से 15 को भाग किए तो हमें 5 पता चल गया, यहां से -5 सही उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आ जाओ। -21 को कौन सी संख्या से भाग किया जाए या कौन से पूर्णांक से भाग किया जाए जो -3 आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि भागफल में माइनस आ रहा है, इसका मतलब यह रहा कि दोनों में से एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। यह ऋणात्मक है, इसका मतलब यह बात बिल्कुल प्रमाणित है कि यह धनात्मक होने वाला है। ठीक है, अब हमें बताओ कि 21 को कौन सी संख्या से भाग किया जाए जो 3 आ जाएगा। तो अब 3 से 21 को भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। इसका मतलब अगर हम 7 से भाग करेंगे 21 को तो 3 आएगा, और चिन्ह का झंझट तो पहले ही समाप्त कर चुके हैं, तो इसका आंसर +7 आ जाएगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें समझो +18 को भाग करना है -12 के साथ। सबसे पहले हमें यह बताओ कि 48 का चिन्ह, सॉरी 48 था, हमने 18 पढ़ लिया। यहां पे +48 है, यह क्या है, धनात्मक है। 12 क्या है, ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक भाग करना है, चिन्ह हमेशा ऋणात्मक होगा, यह बात तो बिल्कुल प्रमाणित है। यह आ गया। अब आप 48 को 12 से भाग करो, तो 12 से भाग करना है किसको, 48 को, बढ़ चौका 48, ये कट गया, भागफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब -4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाओ। अब एक बात बताओ कि 0 को अगर 0 से भाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अर्थहीन आ जाएगा, क्योंकि
क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से भाग करना पड़े तो भागफल हमेशा क्या होगा, अर्थहीन होगा, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाओ। अब यहां पे देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसे -1 से भाग करने पे +24 आएगा। पहले तो चिन्ह का मामला जरा सा सुलझा लो। आपको यह पता है कि ये नेगेटिव है और यहां पे पॉजिटिव का चिन्ह है, मतलब धनात्मक चिन्ह है। इसका मतलब ये पता है बिल्कुल यहां पे भी माइनस रहा होगा, क्योंकि जब दोनों समान चिन्ह होता है तभी धनात्मक चिन्ह आता है। ओके, अब यहां पे किससे भाग करने पे, अगर बताओ -24 को जब -1 से भाग करेंगे तब +24 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि माइनस मतलब एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को भाग करने पे परिणाम वो संख्या आता है। इसका मतलब -24 को जब -1 से भाग किए होंगे तब +24 आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। तो आपको सत्य और असत्य का पहचान करना है। पहले में आ जाओ। सबसे पहला आपको कह रहा है कि -12 को भाग करेंगे 0 से तो वो 0 आएगा। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी पूर्णांक को अगर शून्य से भाग किया जाए तो उसका आंसर अर्थहीन आता है, अपरिभाषित आता है। इसका मतलब पहला क्या हो गया? असत्य हो गया। ओके, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि 0 को 0 से भाग करने पे 1 आएगा। ये तो और भी गलत है, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से भाग देंगे तो भागफल हमेशा अर्थहीन आएगा, लेकिन यहां पे भागफल को 1 बना दिया गया। इसका मतलब ये भी असत्य होगा। ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो कि -15 को -1 से भाग करने पे +15 आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ कि दोनों, इसका भी चिन्ह ऋणात्मक है, इसका भी चिन्ह ऋणात्मक है। दो ऋणात्मक चिन्ह वाले को अगर भाग करेंगे तो भागफल का चिन्ह भी धनात्मक होगा, तो धनात्मक चिन्ह है। यह बात तो सही है। अब 1 से भाग करेंगे 15 को तो बिल्कुल 15 आएगा। यह बातें भी सही है। इसका मतलब यह कथन क्या है? सत्य है। ओके, अब इसमें आ जाओ। अब इसमें आपसे पूछा गया कि -21 को भाग करना है -7 के साथ और कितना आ गया? +3 आ गया। क्या ये बातें सत्य है? दोनों ऋणात्मक चिन्ह वाला, इसका मतलब भागफल का चिन्ह धनात्मक होगा। ये बातें तो सही है। 7 से भाग करेंगे 21 को तो 7 तिया 21, भागफल 3। ये बातें भी सत्य है। तो चलो इसको आप सत्य कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 0 को भाग किया गया -2 से, परिणाम 0 आया, भागफल 0 आया। ये बातें सत्य है, क्योंकि हमने थ्योरी वाले सेक्शन में आपको बताया था कि किसी को भी अगर 0 से अगर किसी पूर्णांक से भाग किया जाए 0 को तो परिणाम हमेशा 0 होता है। इसका मतलब ये बात सत्य हो गया। अब इसमें आ जाओ। -125 को भाग किया गया +5 से और परिणाम आ गया 25। अब पहले तो चिन्ह का लफड़ा देखो, एक ऋणात्मक चिन्ह और एक धनात्मक चिन्ह, भागफल क्या होगा? ऋणात्मक होना चाहिए। चिन्ह के स्थान पे ही तो पहले ये गलत हो गया, क्योंकि यहां पे क्या दिया गया? धनात्मक, तो ये असत्य हो गया। अब आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, असत्य हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसके साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -8 से -3 कितना अधिक है? किससे? तो -8 से -3 कितना अधिक है? तो पहले दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अगर कोई किसी से कहे अधिक है या कम है, क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? तो -3 में से आप घटा लो कितना? तो -8 को। ये कितना आ जाएगा? -3 और माइनस +8, ये कितना आ जाएगा? तो +5। तो यहां से आप लिख सकते हो अतः -3 -8 से 5 अधिक है, 5 अधिक है। चिन्ह का बात समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि दो पूर्णांकों का योगफल 278 है, उसमें से एक पूर्णांक -300 है, दूसरा पूर्णांक निकालिए। सबसे पहले अगर आपको दो पूर्णांकों का योगफल, जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि दो पूर्णांकों का योगफल 10 है, दो पूर्णांकों का योगफल कितना है? 10 है।
एक पूर्णांक 2 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। क्या करोगे? तो आप 10 में से 2 को घटा लोगे, ये कितना आ जाएगा? 8। इसका मतलब दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या करते हैं, योगफल में से अगर एक संख्या को घटाते हैं तो दूसरा संख्या प्राप्त होता है। हमसे क्या पूछा गया? दूसरी पूर्णांक निकालिए। यहां से लिख लो आप दूसरी पूर्णांक बराबर दूसरी पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा योगफल माइनस पहली पूर्णांक, योगफल माइनस पहली पूर्णांक। अब एक चीज देखो, योगफल कितना दिया गया? तो प्लस 278 दिया गया, प्लस 278, और उसमें से घटा दो पहली पूर्णांक कितना है? तो माइनस 300, माइनस 300 को घटा लिया। ओके, अब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको प्लस 278, और माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, और ये 300, इतना तो आपको पहले से पता है। अब 300 और 278 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 578, प्लस कितना आ जाएगा? 578। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दूसरी पूर्णांक निकालिए, तो दूसरी पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो 578 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि माइनस 210 से कितना घटाया जाए कि अंतर प्लस 15 हो जाए। अब कहा गया कि माइनस 210 से कितना घटाया जाए कि अंतर कितना हो जाए? माइनस 15 आ जाए। तो अंतर कैसे निकालेंगे? तो इसमें के लिए आप क्या करना पड़ेगा? तो माइनस 210 में से प्लस 15 को घटा लेना है। अगर घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 210, और माइनस कितना आ जाएगा? 15। यहां से आप इसको लिख सकते हो 15 और 10 25, तो माइनस 225 आपका सही उत्तर आ जाएगा, माइनस 225। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो पूर्णांकों का गुणनफल 135 है, यदि उसमें से एक पूर्णांक माइनस 9 है तो दूसरी पूर्णांक निकालिए। क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पता है कि अगर गुणनफल दिया गया हो और एक पूर्णांक दिया गया हो तो दूसरा पूर्णांक कैसे निकालते हैं? तो भाग करके। गुणनफल को अगर एक पूर्णांक से भाग करेंगे तो दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। ओके, अगर बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, जैसे हम आपको यह बताते हैं कि दो संख्याओं का गुना जो है वो 15 है, उसमें से एक संख्या 3 है, एक संख्या कितना दिया गया? 3, तो दूसरा संख्या निकालिए। कैसे निकालोगे? तो 3 से भाग कर दोगे 15 को, 3 पचे 15। इसका मतलब आपको यह पता चलेगा कि दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, इसका मतलब कैसे पता चलता है? भाग करके। तो यहां से आपसे यह पूछ लिया गया कि दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो दूसरा पूर्णांक बराबर दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दो पूर्णांकों का गुणनफल और बट्टा पहला पूर्णांक, या डायरेक्ट आप लिखो गुणनफल बट्टा पहला पूर्णांक, जिसको हम लोग भाग देना कहते हैं। चलो, अब बताओ गुणनफल कितना है? 135 है। पहला एक पूर्णांक कितना है? माइनस 9 है, तो माइनस 9 है। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी दोनों पूर्णांक या तो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उस केस में क्या होता है? भागफल का चिन्ह धनात्मक होता है। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो भागफल ऋणात्मक आएगा। 9 से भागा कर लो 135 को, 9 एकम 9, 4 13, 5 आ जाएगा, 9 पचे 45 कट जाएगा, यहां से कितना आ गया? माइनस 15। ये सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 182 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर -13 प्राप्त होता है। अब कौन सी संख्या से भाग देने पर, यह नहीं पता, कैसे पता करेंगे? तो 182 को -13 से भाग करके। तो अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट संख्या बराबर 182
और 182 को भाग कर देना है कितना से, तो -13 से। अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको पता है कि एक संख्या धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, चिन्ह किसका आएगा, तो ऋणात्मक आएगा। अब 13 से भाग कर लो 182 को, अगर 13 से भाग करेंगे 182 को तो कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 5 18, 2 आ जाएगा, 13 चौका 52, कट गया। तो यहां से आपको कितना दिखाई दे रहा है, प्लस का 14, यहां से 14 नीचे कर लो, तो सही उत्तर कितना आ जाएगा, तो -14 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि गणित के किसी परीक्षा में 10 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं, किंतु गलत होने पर प्रत्येक प्रश्न के -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक दिए जाते हैं मतलब 2 अंक काट लिए जाते हैं। कहा गया किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। उत्तर नहीं दोगे 0 अंक दिया जाएगा। ओके, अब पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सोहन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सभी प्रश्नों का उत्तर दिया मतलब टोटल 10 प्रश्न था, सोहन ने 10 के 10 प्रश्न का उत्तर दे दिया। कैसे दिया भैया, कहा गया जिसमें से 5 सही। अब देखो, सही है, इसके बाद गलत है, और इसके बाद उत्तर नहीं दिया। चलो, ये तो दोनों का दिया, अब नहीं देने का तो सवाल ही नहीं है। अब बताओ कितना किया, 5 सही दिया और 5 का गलत जवाब दिया। 5 का क्या दिया, गलत जवाब दिया। अब हमें जरा ये बताओ आप कि सही करने पे क्या किया जाता है। अब बोलोगे कि सर जी 5 अंक दिया जाता है, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे गलत करने पे क्या किया जाता है, तो गलत करने पे -2 अंक दिया जाता है, तो इसको -2 से गुना कर लो। अब आपसे पूछा गया अंक टोटल कितना आएगा सोहन को। अब इसका अंक अगर निकालेंगे तो इस दोनों को जोड़ देंगे, सही वाला मार्क और गलत वाला मार्क जोड़ देंगे तब अंक पता चलेगा। तो इसका मतलब देखो, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, 5 को 2 से गुना करेंगे 10। तो इसका मतलब बताओ कि सोहन को कितना अंक आ गया होगा, तो सोहन को 15 अंक आया होगा। बातें समझ में आ गई। अब सही गलत हम आपको समझाने के लिए बस लिखे थे, इसको आप मिटा लो, ये क्वेश्चन में कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि रोमा 7 प्रश्नों का उत्तर देती है, जिसमें से 2 सही और 5 गलत। सबसे पहले देखो रोमा के बारे में, या तो वो सही आंसर दी, या तो वो गलत आंसर दी, या ऐसा हुआ कि वो उत्तर नहीं दी। उत्तर नहीं दी, नहीं दी। अब हमें जरा ये बताओ, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 7 प्रश्नों का उत्तर देती है, जिसमें से 2 सही। सही कितना देती है, 2। तो इसका मतलब गलत कितना दी होगी, 5 को गलत दी होगी। ओके, अब कितना का उत्तर नहीं दी होगी, तो 2 सही दी और 5 गलत दी, 7 का उत्तर दे दी। इसका मतलब 3 क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जिसका रोमा ने उत्तर नहीं किया। ओके, चलो ठीक है। अब जो सही करता है उसके लिए कितना अंक मिलता है, 5 अंक, 5 से गुना कर लो। जो गलत करता है उसके लिए कितना पड़ता है, -2 अंक, तो -2 कर लो। और जो नहीं बनाता है उसके लिए 0 अंक है, 0 से गुना कर लो। अब आपसे पूछा गया अंक कितना होगा। अगर अंक हमें पूछा गया तो सारा अंक जोड़ेंगे तभी तो रोमा का अंक आएगा। अब जोड़ का चिन्ह लगा लो। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 0। यहां से देखो 10 - 10 कितना आ गया, 0, और 0 + 0 करने पे भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। तो रोमा को कितना अंक मिला होगा, तो रोमा को 0 अंक मिला होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि राम को कुल 24 अंक प्राप्त हुए। राम को कितना, 24 अंक, यदि वह 6 प्रश्नों का उत्तर सही दिया। कितना का सही, तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया था। अब एक बात हमें बताओ कि 6 प्रश्नों का अगर उत्तर दिया था तो उसको 6 सही प्रश्नों का उत्तर दिया, और एक सही करने पे उसको 5 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब यह रहा कि उसको 30 मार्क आया होगा। कितना मार्क आया होगा, 30 आया होगा। 30 आया होगा, लेकिन उसे सिर्फ अंक कितना मिला, 24 अंक मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 6 अंक कट गया।
अब 6 अंक अगर कट गया तो इसका मतलब इसको 6 अंक इसमें से अगर हम लोग घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, 24 अंक आएगा। अब 6 अंक और 1 अंक कब गलत, अगर हम एक गलती करते हैं तो -2 जाता है, इसका मतलब वो कितना गलती किया होगा, इसका मतलब 3 गलती किया होगा तब उसका 6 अंक कटा होगा। पूछा गया कि बताइए वो कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो वो 3 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। अतः वह 3 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -21 से 52 कितना अधिक है। अगर आपसे कोई पूछे कितना अधिक है तो दोनों का अंतर निकालते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें कि 5 से 10 कितना अधिक है तो आप क्या करोगे, 10 - 5 करोगे। इसी तरीके से 52 - 21 करेंगे तो अंतर पता चल जाएगा। कितना अधिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अंतर करना पड़ेगा। यहां पे आप अंतर कर लो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 52 और -21। यहां से आ जाएगा 52 और माइनस प्लस, ये 21 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 1 3 5 2 7। इसका मतलब 73 अधिक है। बातें समझ में आ गई। तो ये कितना आ गया, -21 से 52 कितना अधिक है, तो अब यहां से लिख सकते हो अतः -21 से 52 73 अधिक है, अधिक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि -61 और +72 के योगफल से, तो पहले योगफल निकाल लो। जो भी कहा जाएगा, देखो मैथमेटिक्स क्या होता है, अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो खुद आपको आगे का रास्ता बताता जाता है। लेकिन अगर आप एक ही साथ सब कुछ कर लिए तो हौच पौच हो जाता है आपके ब्रेन में। हमें क्या करना हो, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, खुद आगे का रास्ता दिखता जाएगा। जैसे क्या कहा गया कि -61 और 72 का योगफल, तो पहले इसका योगफल निकाल लो। कितना का, तो -61 और 72 का। अगर इसका योगफल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, योगफल 11 आएगा। अब योगफल से कहने का मतलब कितना हो गया, 11 से -100 और 150 का योगफल। तो अब क्या करना है, तो -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है, तो पहले इस दोनों का योगफल निकाल लो। योगफल, अगर इस दोनों का योगफल निकालेंगे तो कितना है, -100 प्लस आ जाएगा 150। अब ये कितना आ गया, 50 आ गया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन कहा गया कि -61 और 72 के योगफल से इस दोनों का योगफल अर्थात -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो अधिक में से कम को माइनस करते हैं। इसका मतलब अंतर बराबर कितना आ जाएगा, तो अंतर बराबर आ जाएगा, इसका योगफल कितना है 50 और इसका योगफल कितना है 11। 50 में से 11 को घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। इसका मतलब 39 जो है वो आपका सही उत्तर आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की है। -61 और 72 का योगफल, तो 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, यहां तक तो सही है। और ये 50 आ गया, ये 39 बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। -61 और 72 सही है। 7 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1, सही है। -100 प्लस 150 प्लस 50 यहां भी सही है, ठीक है। 50 में से 11 घटाना है, 39 आएगा, बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि -18 से -50 कितना छोटा है। अब कितना छोटा है इसके लिए क्या करेंगे, तो -18 से अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि 5 10 से कितना छोटा है, अब आप अंतर करोगे तो इसका मतलब -50 में से घटा देंगे किसको, तो -18 को। तो ये कितना आ जाएगा, तो -50 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको -32। अब
क्वेश्चन में एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे यह पूछा गया कि -18 से -50 कितना छोटा है। जैसे अगर आपसे यह पूछ लिया जाता कि 8 से 5 कितना छोटा है, अब क्या करते, अंतर करते, 8 में से 5 को घटा लेते और तब कहते सर जी 3 छोटा है। ओके, वही काम यहां भी करना है। तो -18 से -50 पूछा गया, तो अब अंतर कर लो, तो -18 से -50 का अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा -18 और +50 आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 1 गया तो 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 32 जो है वो छोटा है। तो इसका आप यहां आंसर लिख सकते हो, अतः -18 से -50 32 छोटा है। 32 छोटा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। कहा गया कि दो पूर्णांकों का योगफल क्या है, तो -12 और 5 के योगफल के बराबर है। -5 और, तो इसका मतलब दो पूर्णांकों का योगफल, योगफल कितना आ गया, योगफल के बारे में यह कहा गया कि -12 और 5 के और +5 के गुणनफल के बराबर है। अगर गुणनफल के बराबर है तो प्लस माइनस माइनस, और यह कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब -60 के बराबर है। कहा गया कि यदि एक पूर्णांक 30 हो तो दूसरा पूर्णांक निकालना है, तो दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक कैसे निकालते हैं, तो दूसरा पूर्णांक योगफल में से पहले पूर्णांक को घटा लेते हैं, में से पहला पूर्णांक। अब एक चीज गौर से देखो, योगफल कितना है, तो योगफल है 60 पहला पूर्णांक कितना है, +30। अब इसमें से अगर हम लोग घटाएंगे तो -60 और -30 आएगा, अर्थात ये कितना आ जाएगा, तो -90 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, -90। तो -90 जो है ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। -90 ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो पूर्णांकों का अंतर -42 है। ओके, इसमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है। अब बड़ा वाला पूर्णांक कितना है, 12 है। छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। तो छोटा पूर्णांक का मान कैसे निकलेगा, तो छोटा पूर्णांक में से बड़ा पूर्णांक करने पे कितना आएगा, -42 आएगा। तो इसका मतलब देखो कि आपको बड़ा पूर्णांक कितना दिया गया, तो 12 दिया गया। तो इसका मतलब छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक, और अंतर कितना दे रखा है, ये दिया गया -42। अब एक चीज देखो, बड़ा पूर्णांक कितना है 12, तो यहां से छोटा पूर्णांक कितना आ जाएगा, तो छोटा पूर्णांक बराबर हो जाएगा किसके, तो -42 और जोड़ 12 के, अर्थात 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, तो -30 के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, छोटा पूर्णांक निकालिए, तो छोटा पूर्णांक -30 के बराबर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि उसमें से एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। गुणनफल दिया गया, एक पूर्णांक दिया गया, दूसरा पूछा गया, क्या करेंगे, तो गुणनफल को भाग कर देंगे एक पूर्णांक से, दूसरा पूर्णांक निकल जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक बराबर दूसरा पूर्णांक बराबर कितना आ जाएगा, तो गुणनफल को भाग कर देना है किसके साथ, तो पहला पूर्णांक से। गुणनफल कितना आ गया, तो -144। भाग करना है कितना से, एक पूर्णांक कितना है, -4 से। अब आपको यह पता है कि यहां पे दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक एक चिन्ह का है, इसका मतलब भागफल का भी चिन्ह प्लस आएगा, ठीक है, प्लस। 4 से भाग कर लो 144 को, 4 तिया 12 और 4 छके
24। इसका मतलब दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा? प्लस 36 के बराबर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर प्लस 17 प्राप्त होता है? अब 289 को कौन सी, यहां से पूछा गया कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर, तो अभिष्ट पूर्ण संख्या बराबर कैसे प्राप्त होगा? तो भाग करके। अब आपको क्या करना है, तो 289 को भाग कर लेना है प्लस 17 से। अब दोनों यहां पे धनात्मक चिन्ह, 17 17 289, 17 आपका सही उत्तर हो जाएगा, अभिष्ट पूर्णांक 17 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। सही के लिए कितना, यहां पे देखो, अगर कोई सही करेगा तो उसे कितना दिया जाएगा? तो उसे दिया जाएगा प्लस 4 अंक। ओके, अगर कोई बच्चा गलत कर दिया तो गलत करने पे क्या किया जाता है? उसे पनिशमेंट दिया जाता है, अर्थात -2 अंक दिया जाता है। एक में प्लस 4 अंक, एक में -2 अंक। ठीक है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पे 0 अंक दिया जाता है। इसका मतलब अगर उसे अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके लिए 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। इसका मतलब 15 क्वेश्चन पूछा गया था, रजत ने 15 का उत्तर दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ भैया, जिनमें केवल 7 सही हुआ, तो सबसे पहले देखो कि 7 सही हुआ। अगर 7 सही हुआ तो इससे पूछा गया रजत का अंक कितना होगा। अब सिंपल बात है कि रजत, पहले आप यह सोचो कि 3 तरह का बात होगा, 3 तरह का काम हो रहा होगा क्वेश्चन में, या तो सही हो रहा होगा, या तो गलत हो रहा होगा, या तो उत्तर नहीं दिया गया होगा। उत्तर नहीं दिया गया होगा, नहीं दिया। अब कहा गया कि रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिसमें केवल 7 सही है। 7 क्या है? सही है। अब सही तो 7 है, अब गलत कितना क्वेश्चन है और उत्तर कितना का नहीं दिया, यह नहीं पता। बिल्कुल, अब एक चीज है, क्या है कि यह तो बिल्कुल पता है कि सभी क्वेश्चन का उत्तर दिया है। अब उत्तर नहीं देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कहा गया कि सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि 7 अगर सही दिया होगा तो 8 का गलत उत्तर दिया होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 15 प्रश्न था। यहां तक बातें समझ में आ गई। तो आपसे पूछा गया कि उसे अंक कितना मिला। अब हमें जरा यह बताओ कि सही के लिए क्या किया जाता है, तो 4 अंक दिया जाता है, तो गुना कर लो 4 से। गलत के लिए क्या किया जाता है, तो -2 अंक दिया जाता है, गुना कर लो -2 से। और सही और गलत दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि रजत को कितना अंक आ रहा है। अब इसको गुना करो, गुना अगर हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 और -8 दूना 16। अब ये कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब ये रहा कि रजत को 12 नंबर आ रहा होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। अब कहा गया कि शोभा को कुल कितने अंक, अब देखो सभी प्रश्न का उत्तर देता है। अब हमें यह बताओ कि सही और गलत क्या होगा, या तो सही दिया होगा या तो गलत दिया होगा। क्वेश्चन में एकदम कह रहा है कि 3 गो क्वेश्चन का वो उत्तर गलत दे दिया। इसका मतलब 3 का अगर उत्तर गलत दिया तो इसका मतलब ये रहा कि टोटल 15 गो क्वेश्चन है, और 3 गो क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो इसका मतलब 12 गो क्वेश्चन का सही उत्तर दिया होगा। ओके, अब सही करने पे क्या किया जाता है, तो 4 अंक दिया जाता है, तो इसको 4 से गुना कर लो। गलत करने पे क्या किया जाता है, तो -2 अंक दिया जाता है, तो -2 से गुना कर लो। अब दोनों अंक को जोड़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि शोभा को कितना अंक आ रहा है। ओके, इसका मतलब 12 चौका 48 -3 दूना 6। इसका मतलब शोभा को कितना अंक आ रहा होगा, 42 अंक आ रहा होगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुआ। यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए वह कितनों प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। सिंपल सा बात है कि अगर 10 प्रश्नों का उत्तर वो सही दिया था तो पूछा गया कि 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था।
अगर सही दिया होगा 10 प्रश्नों का उत्तर, इसका मतलब उसे कितना मार्क आया होगा? तो 10 प्रश्नों का उत्तर अगर सही दिया होगा तो एक सही करने पे उसे 4 मार्क दिया जाता है, इसका मतलब उसे 40 मार्क दिया गया होगा। लेकिन उसे आया कितना मार्क? 32 मार्क आया। अगर 32 मार्क आया, इसका मतलब यह पता चला अंतर करके कि उसका 8 मार्क कट गया होगा। 8 मार्क क्या हुआ? कट गया होगा। अब 8 मार्क माइनस होने के लिए कितना गलत किया होगा? तो 4 क्वेश्चन गलत किया होगा। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन करेगा तभी तो 8 मार्क कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क मिलता है। तो यहां पे कह सकते हो, अतः शोभा ने 4 क्वेश्चन गलत किया। शोभा 4 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ओके, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज समाप्त हो रहा है।